हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन लक्ष्मी बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी पड़ोसन सीता वहाँ आकर कहती है, लक्ष्मी बहन कहाँ हो? क्या हुआ सीता बहन, आज तुम सुबह सुबह हमारे घर आई हो? हाँ बहन, मैं तो ये कार्ड देने आई हूँ। आज मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी है, तुम अपनी 5 बहुओं के साथ जरूर आना। हाँ हाँ सीता बहन, हम जरूर आएंगे। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। अब लक्ष्मी अपनी 5 बहुओं अश्वी, मीरा, सानवी, सारिका और उमा को बुलाती है। अरे अश्वी, मीरा, सानवी, सारिका और उमा, बहू जल्दी इधर आओ। क्या हुआ माँ जी? अरे जाओ और जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा लो। क्यों माँ जी? हम वैसे भी पूरे दिन बोर होते रहते हैं, कर लेंगे आराम से काम। अरे 2 मिनट अपना मुंह बंद करके पहले मेरी बात सुन लो। आज शाम को सीता की बेटी की बर्थडे पार्टी है। शाम को हमें वहीं जाना है, तो जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लो और टाइम से तैयार हो जाना। और हाँ, अपनी सबसे अच्छी वाली साड़ियाँ पहन लेना। तुम्हें तो पता है ना सीता की आदत। ठीक है माँ जी। अब सारी बहुएं काम करने चली जाती है। शाम को लक्ष्मी हॉल में तैयार होकर बैठी थी कि तभी अपनी बहुओं को आवाज लगाती है। अरे मेरी 5 बंदरों, तैयार हो गई हो तो अब आ जाओ नीचे, तुम्हारा मदारी इंतजार कर रहा है। आ रहे हैं माँ जी। अब 5 एक साथ नीचे आकर कहती है, हम सब कैसे लग रहे हैं माँ जी? देखिए माँ जी, हम 5 ने अपनी शादी की साड़ी पहनी है ताकि सीता आंटी को कुछ भी कहने का मौका ना मिले। मेरी 5 संस्कारी बहुएं बहुत सुंदर लग रही हैं। आ जाओ, मैं तुम सबको काला टीका लगा दूं, कहीं नजर ना लग जाए। लक्ष्मी अपनी सारी बहुओं को काला टीका लगाती है और अपनी 5 बहुओं के साथ बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ वो सभी को देखती है कि सभी लोग जीन्स और ड्रेस में थे, बस लक्ष्मी की बहुएं ही साड़ी में थी। उन्हें इतनी जड़ी हुई साड़ियों में देखकर सीता वहाँ आकर कहती है, अरे वाह लक्ष्मी, तेरी बहुएं तो सच में बड़ी संस्कारी हैं। हाँ वो तो मुझे पता है, कुछ नया हो तो बोल, वरना केक दे, बहुत जोरों से भूख लग रही है मुझे और मेरी बहुओं को। जरा देख, अपनी इन 5 बहुओं को पूरी पार्टी में सबसे अलग चमक रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो शादी में आई हो। तेरी बहुएं सोते हुए भी ऐसे ही कपड़े पहनती हैं क्या? अरे लक्ष्मी, जमाना मॉडर्न हो चुका है। अपनी बहुओं को देख जरा, कैसे गवारों की तरह साड़ी लपेट कर आई हैं। इन्हें इतना नहीं पता कि पार्टी में साड़ी नहीं बल्कि जीन्स पहन कर आते हैं। तू अपना मुंह बंद रख और मुझे मत सिखाइए मॉडर्न बनना। सब पहनती हैं मेरी बहुएं भी, बस अपने संस्कारों से बंधी हुई हैं। चलो बहुओं, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अरे कहाँ जा रही है? केक तो खाती जा। तू ही ठूस अपना केक। इतना कहकर लक्ष्मी अपनी 5 बहुओं के साथ अपने घर आती है और अपने कमरे में बैठकर सोचती है, वैसे जो भी हो, बोल तो सही ही रही थी सीता। समय के हिसाब से सभी चीजों को बदलना चाहिए और मेरी बहुओं को भी। ऐसे तो वो जींस पहनेंगी नहीं, अगर मैं बोलूंगी तो जरूर पहन लेंगी। लक्ष्मी नीचे जाती है और अपनी 5 बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो बहुओं, आज जो भी सीता ने कहा तुम 5 के लिए, मुझे उसका बुरा लग रहा है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम सब कल से जीन्स पहनोगी। पर माँ जी, हम सबको उनकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा, इसलिए आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, और सीता आंटी की आदत तो आप भी जानती है ना, उन्हें तो बस बोलना है। अगर अभी हमने जीन्स पहनी ही होती तो वो हमें बदतमीजी बोल देती, उनका क्या ही भरोसा। तुम सब ज्यादा मत सोचो, जितना मैंने कहा है उतना करो। जी माँ जी। इतना कहकर लक्ष्मी और उसकी 5 बहुएं अपने अपने कमरों में जाती हैं। अगली सुबह लक्ष्मी अपनी बहुओं को आवाज लगाकर कहती है, अरे आज मुझे चाय मिलेगी या नहीं? लक्ष्मी की सबसे बड़ी बहू अश्वी हाथों में चाय लिए और बाकी बहुएं उसके साथ आती है। तभी अश्वी कहती है, ये लीजिए माँ जी चाय। लक्ष्मी अपनी 5 बहुओं को देखकर चौंक जाती है। उसकी सबसे बड़ी बहू अश्वी जीन्स के ऊपर साड़ी पहनकर आती है। उसकी दूसरी बहू मीरा जीन्स के ऊपर ब्लाउज पहनकर आती है। तीसरी बहू सारिका जीन्स के ऊपर सूट पहनकर आती है और चौथी बहू मीरा जीन्स के ऊपर टॉप पहनकर आती है और 5वीं और सबसे छोटी बहू सानवी क्रॉप टॉप पहनकर आती है। 5 बहुएं लक्ष्मी से कहती है, माँ जी, हम सब कैसे लग रहे हैं? अरे तुम सब ये क्या पहन कर आ गई? तुम्हें अब ये भी नहीं पता जीन्स के साथ क्या पहनते हैं और क्या नहीं? और अश्वी बहू, तू ये क्या जीन्स के ऊपर साड़ी लपेट कर आ गई? देखो बहुओं, तुम सब कान खोल कर सुन लो। अब से जो बहू सबसे मॉडर्न बनकर रहेगी, उसी को मैं घर की चाबी का गुच्छा दूंगी। गुच्छे का नाम सुनते ही सब अपने मन में सोचने लगती है, अब तो मैं ही माँ जी को सबसे मॉडर्न बन के दिखाऊंगी और एक गुच्छा तो मैं ही लूंगी। ये गुच्छा तो मेरे ही कमर में लटकेगा। मैं भी देखती हूँ मेरे अलावा किसको मिलता है ये गुच्छा। गुच्छे पर तो मेरा ही हक है, आखिर मैं इन सबसे सुंदर हूँ। मैं ही सबसे सुंदर बहू हूँ, मॉडर्न बहू और छोटी बहू भी हूँ। गुच्छा तो मुझे ही मिलेगा।
अरे अब पांचों किस सोच में पड़ गई, जाओ और काम करो। अब पांचों अपने अपने कामों में लग जाती है। अब अगले दिन लक्ष्मी की सबसे बड़ी बहू अश्वी रफू जीन्स पहन कर आती है। माँ जी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? तभी मीरा और भी ज्यादा रफू जीन्स पहनकर आती है और कहती है, मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं आप दीदी। ये देखो फटी हुई जीन्स पहनकर आई है और मुझसे मुकाबला कर रही है। इसे रफू कहते हैं। आप ठहरी गवार, आपको कहाँ से पता होगा। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ और जाकर अपना काम करो। अश्वी और मीरा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वहाँ सारिका, उमा और सानवी आते हैं। ये देखिए माँ जी, मैंने मॉडल बेल बॉटम जींस पहनी है। और माँ जी देखिए, मैंने तो रूफ में बेल बटन जीन्स पहनी है। माँ जी मैंने तो स्कर्ट पहनी है इन सबसे अलग। माँ जी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे मेरी बंदरियों, जाकर अपना काम करो। अब सारी बहुएं एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्लान बनाने लगती हैं। अब अश्वी मीरा के कमरे में जाती है और उसकी रफू जीन्स को और ज्यादा फाड़ देती है, और सारिका उमा के कमरे में जाती है और उसकी बेल बॉटम जीन्स को नीचे से काट देती है। अगले दिन फिर सभी बहुएं जीन्स पहनकर आती है। तभी अश्वी देखती है कि जिस जीन्स को उसने फाड़ा था, मीरा उसे एक नए फैशन के तौर पर पहनकर आई है, और सारिका देखती है कि उमा की जिस जीन्स को उसने काटा था वो उसे शॉर्ट जीन्स बनाकर पहनकर आई है। पांचों एक दूसरे को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। अब मानो जैसे लक्ष्मी की बहुएं साड़ी पहनना भूल सी गई थी। वो बस जीन्स पहना करती और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी उनसे कहती है, अरे अब तो लगता है तुम सब साड़ी पहनना ही भूल गई हो। माँ जी अब हम मॉडर्न हो गए हैं। हाँ माँ जी, और आप भी तो यही चाहती थी ना। चलो जो भी हो, कल घर में सत्यनारायण की पूजा है तो सारी तैयारियां समय से पूरी कर लेना। ठीक है माँ जी। अगले दिन घर में पूजा शुरू होती है और सभी पड़ोस की औरतें और पंडित जी आते हैं। अब लक्ष्मी की पांचों बहुएं भी जीन्स पहनकर आती है और उन्हें ऐसे जीन्स में देखकर पंडित जी कहते हैं, लक्ष्मी बहन, ये तुम्हारी बहुएं है क्या जीन्स में? हाँ पंडित जी, ये पांचों मेरी ही बहुएं हैं। क्या आपकी बहुओं को इतना भी दिमाग नहीं है कि कैसे माहौल में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? अरे पूजा में कोई पहनता है क्या जीन्स? हाँ लक्ष्मी, बर्थडे पार्टी में तो तू अपनी बहू को साड़ी पहना कर लाई थी, और आज ये जीन्स। आपकी बहुओं के संस्कार के तो बड़े चर्चे हैं। यही है क्या आपकी बहुओं के संस्कार? नहीं नहीं पंडित जी, ये सब मेरी ही गलती है। मैं ही अपनी बहुओं को मॉडर्न बनाना चाहती थी। जाओ बहुओं, तुम सब जाकर साड़ी पहन कर आओ, और आज के बाद तुम सब साड़ी ही पहनोगी। और गुच्छा? जब तक मैं जिंदा हूँ गुच्छा किसी को नहीं मिलेगा। वो सब तो मैंने तुम्हें जीन्स पहनवाने के लिए कहा था। अब सारी बहुएं साड़ी पहनकर आती है और पूजा संपन्न करवाती है। अब लक्ष्मी को भी अपनी बहुओं को मॉडर्न बनाने की गलती का अफसोस होता है, जिसके बाद लक्ष्मी की बहुएं दोबारा साड़ी पहनना शुरू करती है और खुशी खुशी रहती है। इमरती घर की साफ सफाई कर रही होती है। सफाई करते वक्त वो ड्राइंग रूम में जाती है, जहाँ कुमार सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तो इमरती उसे देखकर खुद से बोलती है, हाय कितना हॉट है ये। जब भी इसे देखती हूँ मन करता है कि बस देखती ही रहूं। हाय पढ़ते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। इसे चाय तो मैंने दी ही नहीं, और हाँ ये मुझसे बोलेगा भी नहीं। मैं ही पूछ लेती हूँ। फिर इमरती कुमार से बोलती है, कुमार साहब मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? अभी नहीं इमरती, अभी मन नहीं है। सब ठीक तो है ना? वैसे तो आप कभी चाय के लिए मना नहीं करते, फिर आज कैसे? बस ऐसे ही यार, जब मेरा मन होगा तो मैं खुद तुमसे बोल दूंगा। ठीक है कुमार साहब, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। इमरती वहाँ से चली जाती है और जाकर किचन में काम करने लगती है। वो खाने की तैयारियां कर रही होती है। थोड़ी देर बाद कुमार किचन में आता है और वो इमरती से बोलता है, सुनो मुझे प्यास लगी है, जरा पानी दे दो। अरे कुमार साहब आप मुझे आवाज लगा देते, मैं खुद आपको पानी देने आ जाती। कोई बात नहीं, वैसे भी तो पूरे दिन बैठकर राइटिंग करता रहता हूँ, थोड़ा घूम फिर लूंगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। ये भी ठीक है, आप रुकिए मैं आपको पानी दे देती हूँ। इमरती कुमार के लिए पानी भरती है और उसे देने के लिए उसकी तरफ आती है, तो अचानक ही उसका पैर उलझ जाता है, जिसकी वजह से वो और पानी का ग्लास दोनों कुमार के ऊपर गिर जाते हैं। फिर इमरती और कुमार दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। इमरती कुमार के ऊपर होती है और वो उसे बहुत ही प्यार से देखने लगती है और खुद से बोलती है, हाय
ये क्या हो गया? जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो हकीकत में हो गया। दिल कर रहा है बस इनके ऊपर ही लेटी रहूं। इमरती इतना सोच ही रही होती है कि तभी कुमार उसे बोलता है। तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अब तुम ऐसे ही मेरे ऊपर लेटी रहोगी या उठोगी भी? सॉरी अभी उठती हूँ। इमरती जैसे ही उठने की कोशिश करती है कि तभी दोबारा से वो कुमार के ऊपर गिर जाती है और इस बार उसका सर कुमार के सर से टकरा जाता है और वो कुमार से बोलती है। जी कुमार साहब, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई, इसलिए मैं उठ नहीं पा रही। कोई बात नहीं, तुम हिलना मत, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है कुमार साहब। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे कसकर पकड़ लो, मैं हम दोनों को एक साथ उठा लूंगा। ठीक है मैं पकड़ लेती हूँ। फिर कुमार अपने आप को और इमरती को एक साथ उठाता है और उठने के बाद वो इमरती को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है। तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। तुम रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ। जी ठीक है। कुमार फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसमें से ऑइंटमेंट निकालकर वो इमरती के पैरों पर लगाने के लिए उससे पूछता है। मैं तुम्हारे पैर में दवाई लगा दूं? जी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं लगा देता हूँ। फिर कुमार उसके पैर में दवाई लगाना शुरू करता है। जैसे जैसे कुमार उसे दवाई लगाता है, इमरती को उतना ही मजा आने लगता है और वो अपने मन में सोचती है। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। बस कुमार जी ऐसे ही मेरे पैरों पर मालिश करते रहो। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। क्या क्या कहा तुमने? मैं कुछ भी तो नहीं। देखो तुम घबराओ मत, मुझे बता सकती हो। अगर कहीं और दर्द हो रहा है तो मैं वहाँ भी दवाई लगा दूंगा। यार ये तो खुद से ही बोल रहा है, इसे बोल दूं क्या कि मुझे और जगह पर भी दर्द हो रहा है? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ यार, तुम बताओ कहीं और लगानी हो तो। अच्छा तो थोड़ी सी दवाई मेरी कमर में भी लगा दीजिए। ठीक है, तुम उल्टी हो जाओ। जी ठीक है। इसके बाद इमरती पलट कर लेट जाती है। कुमार उसकी कमर पर दवाई लगाना शुरू करता है। जैसे ही वो उसकी कमर पर हाथ फेरना शुरू करता है, इमरती अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। अरे कुमार साहब धीरे। क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? जी नहीं, वो बस आज से पहले किसी ने मुझे ऐसा छुआ नहीं है ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं धीरे करता हूँ। कुमार साहब आप रहने दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्द कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा है। क्यों? मैं आराम से तो कर रहा हूँ ना। अरे आपके आराम से करने की वजह से मेरे तन बदन में आग लग रही है और थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा खुद पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। कुमार इमरती की मालिश करता रहता है। थोड़ी ही देर में कविता अपने ऑफिस से वापस घर आती है। असल में कविता आज जल्दी घर आई थी क्योंकि उसे कुमार के साथ बाहर घूमने जाना था, लेकिन कुमार इस बात को भूल जाता है। कविता जैसे ही घर के अंदर आती है तो ना ही उसे कुमार नजर आता है और ना ही इमरती। वो उन दोनों को गायब देखकर खुद से बोलती है। हाँ जा सकते हैं ये दोनों। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरती फिर से उनके साथ कुछ कर रही है? मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं जाकर देखती हूँ कि वो दोनों आखिर है कहाँ। फिर कविता उन्हें देखने के लिए सबसे पहले किचन में जाती है। उसे किचन में कोई नहीं मिलता, लेकिन वहाँ फैला हुआ पानी उसे नजर आता है। उसे देखकर वो एक बार फिर खुद से बोलती है। ये पानी कैसे फैला हुआ है यहाँ? इमरती ने इसे साफ नहीं किया? अच्छा मैं तो भूल ही गई, वो यहाँ होगी तब तो साफ करेगी। फिर कविता उन्हें ढूंढने के लिए घर के बाकी हिस्सों में जाती है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते। अब बस एक ही जगह बची होती है और जो उसने नहीं देखी थी वो था उसका बेडरूम। अब वो अपने बेडरूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो बेडरूम की तरफ बढ़ती है, उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो उन आवाजों को सुनने के लिए धीरे धीरे ऊपर जाती है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है तो आवाजें और तेज हो जाती है। उन्हें सुनकर कविता खुद से बोलती है। ये तो इमरती की आवाज लग रही है, मैं थोड़ा और ध्यान से सुनती हूँ। अब कविता अपना कान कमरे के दरवाजे पर लगा लेती है और फिर वो और ध्यान से आवाजें सुनने लगती है। वाह कुमार साहब, मजा आ रहा है बहुत, मानना पड़ेगा आपके हाथों में जादू है, जादू। थैंक यू सो मच।
अच्छा थोड़ा ऊपर करिए ना। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, तुम बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, आप करिए। बाहर खड़ी कविता ये सब सुनकर खुद से बोलती है, ये क्या हो रहा है आखिर? मेरी पीठ पीछे मेरे पति, वो भी किसी और के साथ। छी छी, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कुमार ऐसे निकलेंगे। और सुनती हूँ क्या क्या हो रहा है। कविता फिर से अपना कान दरवाजे पर लगाकर आवाजें सुनने लगती है। अब बताओ इमरती, कैसा लग रहा है? बस पूछो मत कुमार साहब, आज से पहले इतना मजा मुझे कभी आया ही नहीं। और कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे करवा रही हो ना, इसलिए। कोई और करेगा तो वो मजा नहीं आएगा जो मेरे करने में आता है। सच कहा आपने कुमार साहब, आप बस ऐसे ही करते रहिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। बाहर खड़ी कविता ये सब सुनकर खुद से बोलती है, अरे इमरती कैसी बात कर रही हो, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा जी, ये करना इनका फर्ज बन गया। कविता खुद से इतना कहती ही है कि उसे इमरती की आवाजें सुनाई देती है और इमरती कुमार से बोलती है, कुमार साहब एक बार जोर का झटका दीजिए ना, सारा दर्द एक बार में बाहर आ जाएगा। तो अभी लो फिर। ये वाह, मजा ही आ गया। यार मैं भी बहुत थक गया ये सब करके। अब कविता से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और देखती है कि सामने कुमार खड़ा है और इमरती बेड पर लेटी है जिसकी कमर पर दवाई लगी है। कुमार कविता को वहाँ देखकर उससे बोलता है, अरे कविता तुम आ गई, आज जल्दी कैसे आ गई? हमें आज बाहर घूमने जाना था, भूल गए क्या? और मुझे ये बताओ, ये सब चल क्या रहा है? अच्छा ये, अरे यार क्या बताऊं, आज पता है क्या हुआ, मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो इमरती मुझे पानी का गिलास देने के लिए मेरे पास आ ही रही थी, तो आते वक्त इसका पैर ही लच गया और ये गिर गई और इसके पैर में मोच आ गई, तो मैं बस इसके पैर में दवाई लगा रहा था। तो ये ऐसे उल्टी क्यों पड़ी है बेड पर? वो मैंने ही इन्हें कहा था मेरी कमर पर दवाई लगाने के लिए, इसलिए मैं ऐसे उल्टी लेटी हूँ। हाँ अब समझी तुम। और वो सब आवाजें कैसी थी? वो तो मैं जब दवाई लगा रहा था तो इमरती को दर्द हो रहा था, इसलिए वो ऐसी आवाजें निकाल रही थी। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। अच्छा, अभी आपका दवाई लगाने का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो हम घूमने चले? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बस अभी रेडी हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। थैंक यू कुमार साहब। कोई बात नहीं इमरती। इसके बाद इमरती अपने काम करने के लिए चली जाती है और कुमार रेडी होने के लिए, और इसके बाद कुमार और कविता घूमने के लिए चले जाते हैं और इमरती अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। अरे बेटा, तेरी बीवी ने तो इस घर को जासूसों का अड्डा बना दिया है। जब देखो ये हमारे ऊपर शक करती रहती है, जासूसी करती रहती है। अब क्या हुआ माँ, अब किस चीज का इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर? क्या बताऊं बेटा, उसने थोड़ी देर पहले पूरे घर में सफाई की थी, पोछा लगाया था। अच्छा, वो तो रोज लगाती है माँ, इसमें नया क्या है? अरे सुन तो सही पहले, जब उसने पोछा लगाया तो मैं अपने कमरे में जाने लगी और उसने मुझे देखा नहीं। तो ये कि मेरे पैरों के निशान जमीन पर छप गए। अच्छा, तो इस बात पर आपको उसने सुना दिया? नहीं बेटा, इस बात पर नहीं। तो किस बात पर फिर? अच्छा तो सुन। सुषमा अंश को कुछ देर पहले घटित कहानी बताती है। हिमांशी ने अभी अभी पूरे घर में पोछा लगाया था कि उसकी सास पूरे घर में नंगे पाँव लेकर फिरे जा रही थी, जिसकी वजह से उसके पैर पूरे घर में छप गए। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और ड्रॉर से मैग्नीफाइंग ग्लास निकालती है और उनके पैरों के निशान को देखने लगती है। उन्हें देखकर वो खुद से बोलती है, ये निशान तो कुछ अलग से ही महसूस हो रहे हैं। लगता है कि कोई चोर घुस आया है घर में। मैं इनका पीछा करके देखती हूँ। हिमांशी उन पैरों का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो सुषमा के कमरे में चली जाती है और वहाँ पहुंचकर खुद से बोलती है, ये क्या, पैरों के निशान तो माँ जी के कमरे के बाहर आकर खत्म ही हो गए। इसका मतलब वो शख्स माँ जी के कमरे तक गया है। मैं अभी जाकर देखती हूँ, पहले खुद के लिए एक हथियार ले आती हूँ। हिमांशी रसोई में जाती है और वहाँ से बेलन लेकर आती है। फिर धीरे धीरे वो सुषमा के कमरे का गेट खोलती है और चुपके से अंदर देखती है तो उसे अंदर सुषमा के सिवाय कोई नजर नहीं आता। सुषमा भी घोड़े बेचकर सो रही थी। फिर वो अंदर जाती है और खुद से बोलती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है और माँ जी भी बड़े आराम से सो रही है। फिर वो किसके पैरों के निशान थे? और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके पैरों को देखती है और खुद से बोलती है, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाहर जो निशान थे माँ जी के पैरों से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब वो माँ जी ही थी जो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी
मेरी सारी मेहनत पर आपने पानी फेर दिया। हिमांशी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास जाग जाती है। हिमांशी को अपने पैरों के पास बैठा देखकर वो बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, हाय कितनी अच्छी है मेरी बहू, मेरे पैरों के पास बैठकर मेरे उठने का इंतजार कर रही है। चल अब तू खड़ी हो, मैं उठ गई हूँ। लेकिन माँ जी, मैं आपके पैरों के पास इसलिए नहीं बैठी थी कि मुझे आपके उठने का इंतजार करना था। तो किस लिए बैठी थी? मैं किसी चीज की छानबीन कर रही थी। किस चीज की बहू? मुजरिम की। कैसा मुजरिम? जिसने मेरी की हुई साफ सफाई पर अपने पैर फेरे थे। अच्छा तो कौन है मुजरिम? तुझे मिला क्या? जी माँ जी, मिल गया। असल में मिल गई। मिल गई मतलब? वो क्या है ना माँ जी, जब मैंने पैरों के निशान देखे तो मुझे लगा था कि कोई आदमी घर में घुस आया है, पर जब मैं यहाँ आई और आपके पैर देखे तो मेरा पूरा अंदाजा गलत हो गया। मेरी सारी कैलकुलेशन खराब हो गई। जिंदगी में पहली बार जब मुझे पता चला कि वो पैर किसी आदमी के नहीं बल्कि आपके थे। तेरे कहने का मतलब क्या है बहू? मेरे पैर आदमियों जैसे हैं? मैं ये कहना नहीं चाहती, पर माँ जी आपके पैर आदमियों से भी बड़े हैं। कोई भी डर जाए इन्हें देखकर तो। बहू आवाज नीचे माँ जी, मैं बहरी नहीं हूँ। अच्छा आप सो जाइए, मैं दोबारा पोछा लगा कर आती। ऐसा कहकर हिमांशी वहाँ से चली जाती है और सुषमा अपने बेटे के पास जाती है और उसे सारी बात बताने के बाद बोलती है, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ बेटा? अरे माँ, बस इतनी सी बात तो थी, आप बिना फालतू में ही परेशान होती हैं। ये तुझे इतनी सी बात लगती है? तुझे पता भी है तेरे पापा को मेरे पैर कितने अच्छे लगते थे? तेरी बीवी ने कितनी आसानी से मेरे पैरों का मजाक बना दिया। अच्छा माँ, अब शांत हो जाइए, मैं उससे जाकर बात करता हूँ। हाँ जल्दी जा। अंश हिमांशी से मिलने कमरे में जाता है। वो कुछ बुक्स को ठीक कर रही होती है और शेल्फ में लगा रही होती है। अंश उसके पास जाता है और उससे बोलता है, ये क्या कर रही हो? जी मैं अपनी बुक्स को ठीक से रख रही थी, बहुत फैली हुई सी थी ना। अच्छा, आपको कुछ कहना है क्या? तुमने माँ से क्या कहा उनके पैरों को लेकर? जो भी कहा सच कहा, पर लगता है उन्हें बुरी लग गई। देखो, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, पर एक बार बस तुम माँ से माफी मांग लो। जब मेरी गलती ही नहीं है तो माफी किस बात की मांगू? माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। उन दोनों में बहुत देर तक इस चीज को लेकर बहस चलती है और आखिर में दोनों इस नतीजे पर आते हैं कि हिमांशी सुषमा के पास जाकर उससे माफी मांग लेगी। हिमांशी अपनी सास के पास जाकर उससे बोलती है, मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, चल अब तू जल्दी से मेरे लिए खाना बना दे। तुझसे लड़ने के बाद बहुत भूख लग रही है मुझे। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। हिमांशी सबके लिए खाना बनाने चली जाती है। तो वो जैसे ही किचन में जाती है तो सामने स्लैब पर एक गिफ्ट रखा होता है। हिमांशी उसके पास जाकर उसे खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस रखी होती है। हिमांशी उसे अपने हाथों में पकड़कर खुद से बोलती है, ये कौन ला सकता है? कहीं वो तो नहीं लेकर आए? अगर वही लाए हैं तो उन्होंने ये कमरे में क्यों नहीं दी मुझे, यहाँ रसोई में लाकर क्यों रख दी? मैं उनसे बात करूंगी इसको लेकर, पहले खाना बना लेती हूँ। हिमांशी उस ड्रेस को वापस पैक करके रख देती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सुषमा अपने कमरे में वापस चली जाती है और आराम करने लगती है। तभी हिमांशी अंश से बोलती है, खाना कैसा था? बहुत अच्छा था जान। थैंक यू। अच्छा आप कमरे में जाइए, मैं अभी आती हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, वैसे क्या बात करनी है? सब ठीक तो है ना? आकर बताती हूँ, अब चलिए तो सही। ठीक है, जल्दी आना। अंश अपने कमरे में चला जाता है और हिमांशी की बातों के बारे में सोचने लगता है। यार ऐसी क्या बात हो सकती है? हिमांशी की टोन काफी सीरियस लग रही थी बोलते वक्त। लगता है आज उसे फिर से मेरे साथ जासूसी का खेल खेलना है। खैर देखते हैं क्या कहेगी वो। इतने वो नहीं आती, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अंश बेड पर लेट जाता है और हिमांशी के आने का वेट करने लगता है, लेकिन हिमांशी नहीं आती। इतने में ही अंश को नींद आती है और वो सो जाता है। उसकी सोने के बाद हिमांशी कमरे में आती है और अंश को सोता देखकर खुद से बोलती है, अच्छा हुआ ये सो गए, अब मैं अपनी तहकीकात अच्छे से कर सकती हूँ। पहले तो वो ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर उन्हें उठाऊंगी। फिर हिमांशी उस ड्रेस को पहन लेती है और अंश को जगाती है। अंश उठ जाता है और हिमांशी की नई ड्रेस को देखकर बोलता है, अरे वाह, क्या बात है जान, बहुत ही अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में तो तुम।
थैंक यू सो मच। पर मुझे ये बताओ, ये लाए किसके लिए थे? मतलब ये कि मुझे ये ड्रेस किचन के स्लैब पर रखी हुई मिली थी। किसके लिए लेकर आए थे इसे? ये तुम क्या कर रही हो? मैं इसे तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। अगर मेरे लिए लेकर आए थे तो मुझे दी क्यों नहीं? किचन में क्यों रख दी? यार जब मैं इसे लेकर आया था ना तो मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी, तो मैं इसे वहीं रखकर भूल गया, इसीलिए तुम्हें ये किचन में मिली है। झूठ मत बोलो, बताओ कौन है वो? यार कैसी बात कर रही हो तुम? थोड़ा तो यकीन करो मेरा। कैसे यकीन करूं? इससे पहले तो कभी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए और अब लाए भी तो किचन में रख दिया। इससे तो यही लगेगा ना कि आप किसी और के लिए लेकर आए थे इसे। यार ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ गया। इससे अच्छा ये होता कि कुछ लेकर ही ना आता। कम से कम ये इल्जाम तो नहीं आता मेरे सर कि किसी और के लिए लेकर आया हूँ। देखा, खुद बोल दिया ना कि मेरे लिए नहीं लाए थे। मुझे पता था पहले से ही। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। तुम्हारा मन हो तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहकर अंश सो जाता है और थोड़ी देर बाद हिमांशी भी उसके पास आकर सो जाती है। और फिर अगले दिन अंश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और हिमांशी कपड़े धोने के लिए उसके कपड़े लेकर चली जाती है। जब वो कपड़े धोना शुरू करती है तो कपड़े धोते समय वो एक बार कपड़े चेक करती है तो उसमें उसे अंश की पैंट से एक स्लिप मिलती है जो कि उस ड्रेस की थी जिसे वो हिमांशी के लिए लेकर आया था। उस स्लिप के ऊपर हिमांशी के नाम से बिलिंग थी, जिसको पढ़ने के बाद हिमांशी के सारे शक दूर हो जाते हैं और वो अंश के आने का इंतजार करती है। शाम को जब वो वापस आता है तो हिमांशी उसके गले लगकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए अंश जी, मैंने आप पर शक किया, पर अब मुझे पता चल गया कि आप वो ड्रेस मेरे लिए ही लेकर आए थे। अच्छा, तुम्हें पता चल गया तो अब कोई शक और शिकवा तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो अच्छी बात है, अब खाना खा लें? जी जरूर। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। खाना खाते खाते हिमांशी अंश को घूरने लगती है। तब अंश बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये आपकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसा है? कहाँ से आया ये? क्या यार, तुम फिर शुरू हो गई? मजाक कर रही हूँ यार, मैं जानती हूँ कि ये मेरा ही है। अब जब आपके गले लगी थी तभी तो लगा होगा। तुम ना ये हिंदी सीरियल देखना बंद कर दो, वरना एक दिन हम सब पागल हो जाएंगे। ओह, आप भी ना कितने क्यूट हो। चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर मैंने आपके लिए कमरे में सरप्राइज रखा है। अच्छा जी ठीक है, अभी खा लेता हूँ। इसके बाद हिमांशी कभी भी अपने पति पर फालतू शक नहीं करती और अपनी जासूसी की आदत छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।